ओके जी। तो कल के डिस्कशन से पता चला कि माशाल्लाह आप लोगों ने पढ़ा भी है। और आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम जीआरटी की जो डिस्कशन है वो करेंगे शाम को, ठीक है। तो कोशिश करे हर एक बंदा उसमें हिस्सा दिया करे तो बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ओके जी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड कार्टाजिनर सिंड्रोम। कार्टाजिनर सिंड्रोम, ठीक है जी। बस बात है नहीं। कार्टाजिनर सिंड्रोम के बारे में ये पॉइंट याद रखें। इट इज आल्सो नोन एज इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कार्टाजिनर सिंड्रोम है इसका दूसरा नाम है प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया। अब इसमें पॉइंट क्या है आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जनाब डिस्काइनेसिया का मतलब ये है कि एबनॉर्मल मोटिलिटी। डिस्काइनेसिया मीन्स एबनॉर्मल मोटिलिटी। इसका मतलब ये है, और एबनॉर्मल मोटिलिटी किस चीज़ की होती है? सीलिया। और आप लोगों को पता होना चाहिए सीलिया आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम सीलिया कहते हैं। और सीलिया का काम हमारी इम्यूनिटी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब जिस तरह की सांस लेने वाली जो सिस्टम है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें ट्रेकिया का नाम सुना है कि नहीं? इसमें ब्रोंकस भी है, ट्रेकिया भी है। अब अगर कोई फॉरेन मटीरियल बाहर से आ भी जाए और वो कहाँ पे जाना चाहे, लंग्स में, तो ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। अब ये सीलिया बीटिंग करती है, मूवमेंट करती है, और ये फॉरेन मटीरियल या बैक्टीरिया को लंग से जाने से प्रिवेंट करती है। इस डिजीज के अंदर, इस सिंड्रोम के अंदर इस सीलिया की जनाब मोटिलिटी खराब हो जाती है। तो अगर सीलिया मूव ना करें तो फिर जो बैक्टीरिया अंदर आएगी वो बाहर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे कि नहीं? इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। तो ऐसा कंडीशन या ऐसी डिजीज जिसमें सीलिया की मोटिलिटी खराब हो जाए तो उसको हम सिलरी डिस्काइनेसिया कहते हैं। ये डिजीज फॉर द फर्स्ट टाइम जिस डॉक्टर ने मालूम किया था उस डॉक्टर का नाम कार्टाजिनर है। क्या है? कार्टाजिनर। इसलिए इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? कार्टाजिनर सिंड्रोम। ये कार्टाजिनर जो है ये बंदे का नाम है, ये इसने मालूम किया था, इस वजह से उसको हम कार्टाजिनर सिंड्रोम कहते हैं। फ्लैजेला का नाम सुना है कि नहीं? फ्लैजेला हेल्प इन द मोटिलिटी। ये भी किस में काम करती है? मोटिलिटी। इस सिंड्रोम में बॉडी के अंदर जहाँ पे भी सीलिया हो या फ्लैजेला हो उसकी जो मोटिलिटी है वो क्या हो जाती है? एबनॉर्मल हो जाती है। क्लियर है? अब वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे। नेक्स्ट देखें, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये लिखे, इट इज, हर एक पॉइंट लिखते रहे शाबाश। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइएड। ट्राइएड का मतलब ये है थ्री थिंग्स। कार्टाजिनर ने ये बात की थी कि जिसमें प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया हो, शर्त यह है कि उस बंदे में कितनी चीज़ें होगी? तीन चीज़ें। ट्राई का मतलब थ्री है, ट्राइएड का मतलब कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। नंबर वन, ये बंदा कह रहा था कि सिंड्रोम के अंदर जो पहली चीज़ है, द पेशेंट मस्ट हैव डेक्स्ट्रोकार्डिया। इसमें क्या होना चाहिए? डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं? देखिए, एक्चुअली जो हार्ट है इसका 2/3 नॉर्मली किस साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पे, और 1/3 राइट साइड पे। अगर एनाटोमिकली हार्ट की जो पोजीशन है वो एबनॉर्मल हो जाए, 2/3 ऑफ द हार्ट राइट साइड पे चला जाए और 1/3 लेफ्ट साइड पे, तो ऐसे एनाटोमिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हार्ट को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो यहाँ पे लेके कि डेक्स्ट्रोकार्डिया में 2/3 ऑफ द हार्ट ये किस साइड पे जाएगा? शाबाश, हार्ट इज ऑन राइट साइड। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे नॉर्मली 2/3 ऑफ द हार्ट किस साइड पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? याद रखें, अगर हार्ट की 2/3 लेफ्ट की बजाय राइट पे भी चला जाए, पेशेंट को सामने से कोई सिम्टम या कोई ऐसे मतलब साइंस ऑफ नहीं होते। ये हमें तब पता चलेगा जब उस पेशेंट की हम चेस्ट एक्सरे करें। क्या करें? एक्सरे। एक्सरे में पता चलेगा कि हार्ट जो है वो अपनी पोजीशन से 2/3 ऑफ द लेफ्ट की जगह वो किस जगह पे गई है? राइट साइड पे गई है। इसके बाद नंबर 2 लिखे, इन लोगों में साइनोसाइटस होता है। क्या होता है? साइनोसाइटस। क्लियर है?
इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस इज कॉल्ड ऑफ साइनोसाइटिस। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि यहाँ पे अगर आप लोग हाथ रखें, दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। ये क्या है? फ्रंटल बोन। ये मैक्सिलरी बोन है। कौन सी है? मैक्सिलरी, जिसको चीक्स बोन भी कहते हैं। और ये मैंडिबुलर बोन है। कौन सी है? मैंडिबुलर। हाँ जी बताइए कौन से बोन थे? फ्रंटल, ये मैक्सिलरी है और ये मैंडिबुलर है। यार अगर आप लोग बोन्स ले लें, जिस तरह के बोन एज अ हार्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है। बोन की वेट होती है कि नहीं? मतलब अगर आप हड्डी को अपने हाथ में रखें तो उसका अपने एक वजन होता है कि नहीं? क्योंकि हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने अपने ऊपर इन बोन्स का वजन महसूस किया है? नहीं किया है। इसका वजह यह है कि इन बोन्स के अंदर साइनसेस है। क्या है? साइनसेस। किसी भी बोन के अंदर ऐसी कैविटी जिसमें एयर हो, शाबाश, ये बात याद रखिए। अगर किसी भी बोन में ऐसी कैविटी हो जिसके अंदर क्या हो? एयर, तो एयर फिल्ड कैविटी इन द बोन इज कॉल्ड ऑफ साइनस। उसको क्या कहते हैं? साइनस। अब ये कौन से बोन थे? फ्रंटल। अगर इसमें एयर फिल्ड कैविटी है तो उसको फ्रंटल साइनस कहेंगे। अगर इसमें हुआ तो मैक्सिलरी साइनस कहेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? अब इधर देख एक बात सुन ले। फॉर एग्जाम्पल ये मैक्सिलरी बोन के अंदर एयर फिल्ड कैविटी है। बात समझ रहे कि नहीं? मैक्सिलरी बोन एक है कि दो है? दो, लेफ्ट मैक्सिलरी एंड राइट मैक्सिलरी। आप लोग अगर मैक्सिलरी बोन की मिसाल ले लें, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट, तो इसके दरमियान नोज है कि नहीं? इसके दरमियान क्या है? नोज है। अब सुन ले, इन मैक्सिलरी बोन के अंदर इस तरह खाली जगह होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है। अब ये कैविटी किससे फिल्ड होती है? एयर से। किस चीज से? एयर। लेकिन अब याद रखना है कि इन साइनसेस के अंदर यहाँ पे म्यूकोजा होता है। क्या होता है? म्यूकोजा। द इनर लाइनिंग ऑफ द साइनसेस इज नोन एज म्यूकोजा। ये म्यूकोजा है। अब एमसीक्यूज ये है, या यहाँ पे जो एमसीक्यूज आप लोगों ने समझना है वो ये है कि साइनस के अंदर, ये तो बोन के अंदर है ना, इसको क्या कहते हैं? साइनस। अब इस साइनस के इन साइड पे क्या होता है? म्यूकोजा। अब ये जो म्यूकोजा है ये म्यूकस सिक्रीट करती है। क्या चीज? म्यूकस। अब यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि इस म्यूकोजा के ऊपर इस तरफ फिंगर लाइक क्या है? प्रोजेक्शन। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द साइनस इज कॉल्ड सीलिया। इसको क्या कहते हैं? सीलिया। तो चाहे हम इन बोन्स की बात करें या इन बोन्स की बात करें, उसमें जो साइनसेस होते हैं उसकी म्यूकोजा के ऊपर क्या होता है? सीलिया होता है। अब ये म्यूकोजा जब भी म्यूकस सिक्रीट करेगी तो इस सिक्रीशन को हमने किसकी तरफ देना है? नोज की तरफ। चाहे इस साइड से आ जाए चाहे इस साइड से आ जाए। अब इस सिक्रीशन को नोज की तरफ धकेलने के लिए सीलिया की मूवमेंट चाहिए कि नहीं? सीलिया की मूवमेंट चाहिए। अब याद रखें, अगर नोज के जरिए कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाए और वो कहाँ तक पहुंच जाए? साइनस, तो वो बैक्टीरिया कोशिश करेगी कि मैं किसको डैमेज करूं? साइनस। उस बैक्टीरिया को बाहर निकालने के लिए भी किसकी मूवमेंट चाहिए? सीलिया की मूवमेंट चाहिए। बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन कार्टाजिनर सिंड्रोम पेशेंट के अंदर बॉडी में किस चीज की मूवमेंट खराब होती है? सीलिया। उनमें से एक जगह क्या है? साइनस है। अगर साइनस के अंदर इस डिजीज में ये सीलिया खराब हो जाए तो जो बैक्टीरिया बाहर से आ जाए, आया उसको हम बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। और जब बैक्टीरिया इस साइनस के अंदर ज्यादा स्टे करेगी तो ये साइनस की इन्फेक्शन कराएगी कि नहीं? एंड दैट इज नोन एज साइनोसाइटिस। क्लियर है कि नहीं? इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनस इज नोन एज साइनोसाइटिस। फिर वो बंदा कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सर पे बोझ है, डॉक्टर साहब मेरी नाक बंद है, ये सारे के सारे सिम्टम किसके होते हैं? साइनोसाइटिस के होते हैं। So if the question comes why this patient developed sinusitis, the reason is कि inside the sinus which motility is impaired? Cilia motility। और इसमें बैक्टीरिया की वजह से इन पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होता है। क्लियर है? ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लिखे another very important। अब देखें, अगर यहाँ की बोन्स में साइनस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फ्रंटल साइनोसाइटिस कहते हैं। क्या? फ्रंटल, क्योंकि कौन से बोन है? फ्रंटल। अगर यहाँ की साइनस का इन्फेक्शन हो जाए मैक्सिलरी साइनोसाइटिस होता है। क्या? मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। अगर यहाँ पे साइनस के अंदर इन्फेक्शन है तो उस बंदे की यहाँ पे बोझ सा या हेवीनेस फील होगा कि नहीं? ये बंदा अगर स्टूडेंट है और वो फिर बुक पढ़ेगा तो जब ये नीचे देखेगा तो उसकी यहाँ पे हेवीनेस बढ़ेगी कि नहीं? या अगर ये बंदा ऑफिस जाता है और ये कोई काम करेगा ऑफिस के अंदर तो ये नीचे देखेगा तो उसकी यहाँ पे हेवीनेस होगी कि नहीं? तो अगर एग्जाम में आए कि ऐसा बंदा जो पढ़ाई करे या कोई ऑफिस काम करे और उसका हेडेक इंक्रीज हो रहा हो तो कौन सी साइनस का मसला है? फ्रंटल साइनस का मसला है। क्लियर है? तो साइनोसाइटिस यहाँ पे अगर आप लोगों ने याद रखना है तो ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस भी हो सकता है और फ्रंटल साइनोसाइटिस भी। नेक्स्ट लिखे another very important condition that is called bronchiectasis।
विच वन, ब्रोंकी एक्टेसिस। अब सुन लें, ये भी बता रहा हूँ कि व्हाट इज दिस। इसके सामने लेके एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन ऑफ ब्रोंकस। अगर ब्रोंकस की एबनॉर्मल परमानेंट डायलेशन हो जाए, उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकी एक्टेसिस कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं, वो कहते हैं ये ब्रोंकाइटिस है। ब्रोंकाइटिस अलग डिजीज है, ब्रोंकी एक्टेसिस अलग डिजीज है। अब सुन ले, अगर ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रोंकस की डायलेशन हो जाए तो उसको हम ब्रोंकी एक्टेसिस कहते हैं। अब देखें, सुन लें, अगर हम एयर लेते हैं तो एयर पाइप या जो वेंट पाइप है दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया। जिस तरह की फूड पाइप को एसोफेगस कहा जाता है, तो जो सांस हम लेते हैं थ्रोट के अंदर वो किस पाइप में जाता है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया फिर यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाती है कितनी चीजों में, दो में, एक लेफ्ट ब्रोंकस में और एक राइट ब्रोंकस। तो ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू, हाँ जी, नंबर 1 राइट ब्रोंकस, और ये राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाएगी, और लेफ्ट ब्रोंकस किधर जाएगी, शाबाश, लेफ्ट लंग में जाएगी। अब सुन ले, अब ये जनाब ये लेफ्ट साइड का लंग है और ये कौन सा है, राइट साइड का लंग है। आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्रोंकस होता है ये किसकी ब्रांचेज होती है, ट्रेकिया की। जो ट्रेकिया है वो एक वेंट पाइप है और ये फिर जाकर कितने में डिवाइड होता है, दो में। राइट ब्रोंकस ये राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में जाएगी। अब सुन ले, इस ब्रोंकस का काम सिर्फ ऑक्सीजन को लंग्स में देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग से बाहर निकालना। इसका मतलब ये है कि इसमें गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है। क्या होती है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट। लेकिन अल्लाह ने, नेचर ने इन दोनों ब्रोंकस के इन साइड पे सीलिया बनाए हैं। क्या बनाए हैं, सीलिया। और इस डिजीज के अंदर ये चीज जहन से नहीं निकालनी, इस डिजीज में किसका मूवमेंट खराब होगा, सीलिया। और सीलिया का एक नॉर्मल लोकेशन ब्रोंकस भी है, चाहे वो राइट ब्रोंकस हो या लेफ्ट ब्रोंकस हो। ओके, अगर हम बाहर किसी ऐसी जगह पे जाए, जिस तरह बाजार में जाए जहाँ पे गर्द और गुबार ज्यादा हो, तो हमें सांस के अंदर बहुत सारी एलर्जी के सब्सटेंस जा सकती है कि नहीं, या कभी कभार कोई बैक्टीरिया आ जाती है और उस सांस की नाली में चली जाती है, नोज से ट्रेकिया में चली जाती है, और ट्रेकिया से वो बैक्टीरिया कोशिश करेगी कि मैं लंग्स में जाऊं और मैं निमोनिया कराऊं। क्या कराऊं, निमोनिया। अब अगर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और ये बाहर से नोज की तरफ आई है, नोज के जरिए किसको मिली है, ट्रेकिया। अब ट्रेकिया से चांस है कि ये राइट लंग में भी जा सकती है और लेफ्ट लंग में भी जा सकती है, लेकिन अगर ये राइट लंग में जाएगी तो राइट ब्रोंकस से गुजरेगी कि नहीं, और लेफ्ट लंग में जाने के लिए किससे गुजरेगी, लेफ्ट ब्रोंकस से। लेकिन ब्रोंकस के अंदर क्या है, सीलिया, और ये सीलिया जो है ये मूवमेंट करती है ऊपर की तरफ। किसकी तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये बैक्टीरिया को लंग से प्रिवेंट करेगी क्या नहीं। तो सीलिया इज गुड इन द ब्रोंकस आर बैड, दैट इज वेरी गुड, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। अब ये बैक्टीरिया इधर देखे, अगर ये राइट ब्रोंकस में आती तो नॉर्मली राइट ब्रोंकस से उसको बाहर निकालने में कौन काम करेगी, सीलिया काम करेगी। अब इस सिंड्रोम के अंदर सीलिया की जो मोटिलिटी है वो तो एबनॉर्मल है, तो इस ब्रोंकस के अंदर कार्टाजिनर सिंड्रोम में सीलिया काम करेगी, नहीं करेगी। तो जब फिर बैक्टीरिया आएगी उसको बाहर निकालने वाला जो मैकेनिज्म है वो खराब है, तो बैक्टीरिया ब्रोंकस को डैमेज करेगी क्या नहीं, डैमेज टू द ब्रोंकस, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। उसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। और अगर ब्रोंकस ऐसी डैमेज हो जाए जिसकी वजह से ब्रोंकस की जनाब एबनॉर्मल डायलेटेशन हो जाए, क्या हो जाए, डायलेट हो गया क्या नहीं, abnormal dilatation which is permanent in the bronchus, that is called bronchiectasis। ये जो bronchiectasis हुआ है इसका मेन मतलब ये है, ये इसलिए हुआ है कि बैक्टीरिया के लिए आसान था ब्रोंकस को डैमेज करना, क्योंकि किसकी मोटिलिटी खराब थी, सीलिया की मोटिलिटी खराब थी। क्लियर है क्या नहीं। अब इसके बारे में एक दो बात याद रखें। एक डॉक्टर था जिसका नाम कार्टाजिनर था। क्या था, कार्टाजिनर, ये डॉक्टर का नाम है। ये हॉस्पिटल में चला गया तो बेड पे एक पेशेंट बैठा था। अब वो पेशेंट जनाब इस कंप्लेंट के साथ आया था कि उसको सांस में तकलीफ थी, उसको हेवीनेस ऑफ द हेड था। जब इस बंदे ने उस मरीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन की, उसमें साइनोसाइटिस भी था। क्या चीज था, साइनोसाइटिस, और ब्रोंकीएक्टेसिस भी था। इन दोनों के पीछे जब इस बंदे ने मसला देखा तो साइनस के अंदर किसकी मोटिलिटी खराब थी, सीलिया। ब्रोंकस के अंदर भी किसकी मोटिलिटी खराब थी, सीलिया। लेकिन इस बंदे की, इस मरीज की, इसने वैसे एक एक्सरे की है। क्या की है, एक्सरे,
और एक्सरे में पता चला कि इस बंदे का 2/3 ऑफ द हार्ट लेफ्ट की बजाय कहाँ पे चला गया है, राइट साइड पे। अब इस बंदे में कितनी चीजें हो गई, 3। नंबर 1 डेक्स्ट्रोकार्डिया, साइनोसाइटस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। अगर एक पेशेंट में ये 3 चीजें इकट्ठी आ जाए तो उसको हम मेडिकल फील्ड में कौन सी सिंड्रोम कहेंगे, कार्टाजिनर सिंड्रोम कहेंगे। क्लियर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और एमसीक्यूज ये है कि कार्टाजिनर सिंड्रोम की प्राइमरी रीजन किसकी डिसमोटिलिटी होती है, सीलिया की डिसमोटिलिटी होती है। क्लियर है कि नहीं। अब एक और एमसीक्यूज ऐड करें, क्या बस इसमें एक एमसीक्यूज आता है कि विच प्रोटीन डिफेक्ट, विच प्रोटीन डिफेक्ट कंट्रीब्यूट इन पैथोजेनेसिस। अब याद रखना है कि वो प्रोटीन जिसमें मसला आ जाए, डिफेक्ट आ जाए, वो प्रोटीन का नाम बताएं जिसमें बाई बर्थ कोई मसला आ जाए और उसके बाद जनाब किसकी मोटिलिटी खराब हो जाए, सीलिया। उस प्रोटीन का नाम है डायनीन। वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं, डायनीन आर्म प्रोटीन। क्लियर है कि नहीं, ये बार बार एमसीक्यूज आता है। ये जो डायनीन है ये प्रोटीन का नाम है। अब इस प्रोटीन ने बॉडी में करना क्या है, ये डायनीन हम सब में होता है और इस डायनीन ने फ्यूचर में जाकर बॉडी के लिए क्या बनाना होता है, सीलिया। तो अगर एक बंदे में पहले से प्रोटीन खराब है तो फिर सीलिया मोटिलिटी करेगी। अब यहाँ पे 2 बात याद रखें, ये सीलिया को बनाता कम है लेकिन ये काम मेन ये करता है जो हमारी बॉडी में सीलिया है उसकी जो मोटिलिटी है, मूवमेंट है, इसको कंट्रोल करने वाला प्रोटीन क्या है, डायनीन आर्म है। अब अगर ये प्रोटीन खराब है तो सीलिया मूवमेंट करेगी, नहीं करेगी, और जब सीलिया मूवमेंट नहीं करेगी तो ये 3 चीजें फिर पे कर जाएगी। क्लियर है कि नहीं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और एमसीक्यूज में भी आता है। ठीक है, एक और कंडीशन इसमें लेके कॉम्प्लिकेशन। अगर हम ये डिजीज ट्रीट ना करें तो पेशेंट जनाब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्लीज एक एमसीक्यूज आता है कि अगर कार्टाजिनर सिंड्रोम पेशेंट हम ट्रीट ना करें बचपन में तो आगे जाकर इनको मसला क्या होगा, इनफर्टिलिटी। क्या होता है, इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि ये लोग आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे। क्लियर है कि नहीं। If the person cannot conceive, cannot produce the offspring, that condition is called of infertility. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे 2 बात याद रखें। नंबर 1, अगर कार्टाजिनर सिंड्रोम किस में पाया गया, मेल में, या कार्टाजिनर सिंड्रोम किस में पाया गया, फीमेल में। इसका मतलब ये है कि जेंडर कोई भी हो, मेल हो या फीमेल, बोथ आर अफेक्टेड फ्रॉम कार्टाजिनर सिंड्रोम, ये दोनों में हो सकता है। लेकिन अगर फीमेल में हो या मेल में तो दोनों में क्या करा सकती है, इनफर्टिलिटी। अब वजह यह है कि जो मेल है इसमें इनफर्टिलिटी का मेन वजह स्पर्म डिसमोटिलिटी है। क्या है, स्पर्म डिसमोटिलिटी। क्योंकि मेल के अंदर फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेबी ऑफस्प्रिंग, उसके लिए स्पर्म का होना जरूरी है। स्पर्म इज अ सेल, क्या है, सेल है। और स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जब तक मोटाइल ना होगा तो वो ओवम तक नहीं पहुंचेगा। और जब मेल स्पर्म ओवम के साथ मीट ना करे तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। कार्टाजिनर सिंड्रोम पेशेंट में मेल के अंदर किसकी मोटिलिटी खराब हो जाती है, स्पर्म। अगर स्पर्म सेल खराब है तो वो ओवम तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, इनफर्टिलिटी। अब याद रखें कैसे, स्पर्म हैज मेनी पार्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे। जो स्पर्म सेल है उसकी पहली पार्ट को हेड ऑफ द स्पर्म कहते हैं, फिर बॉडी ऑफ द स्पर्म, और आखिर में टेल होता है। क्या होता है, टेल। और जो स्पर्म सेल में टेल होता है उसको फ्लैजेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैजेला। और मैंने बताया था कार्टाजिनर सिंड्रोम में न कि सिर्फ सीलिया खराब होता है बल्कि फ्लैजेला भी खराब होता है। तो अगर स्पर्म सेल की फ्लैजेला खराब है जो किसमें हेल्प करती है, मूवमेंट में, तो आया वो ओवम तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। Therefore, because of flagella motility, therefore because of sperm dismotility in male there is increased risk of infertility. और यहाँ पे लेके फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब डिसमोटिलिटी क्या होगी, फेलोपियन ट्यूब जी डिसमोटिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसमोटिलिटी। अगर एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछे कि फीमेल के अंदर कार्टाजिनर सिंड्रोम में इनफर्टिलिटी का वजह क्या है, आंसर इज फेलोपियन ट्यूब डिसमोटिलिटी। अब देखें, मैं सिर्फ यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स में आप लोगों को बताता चलूँ, ज्यादा डिटेल नहीं। इधर देखें, इसमें जो मेन पॉइंट है वो आप लोगों ने याद रखना है कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, फीमेल ट्रैक, इसमें जनाब जो फीटल वोम है दैट इज कॉल्ड यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस।
यूट्रस मीन जहाँ पे प्रेगनेंसी के अंदर 9 मंथ प्रेगनेंसी में फीटस बनता है, इसको हम यूट्रस कहते हैं। इस यूट्रस के दोनों साइड पे इस तरह ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूब्स। दीज आर ट्यूब्स ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस। और ये दोनों ट्यूब्स इस तरह यूट्रस के ऊपर इस तरह ऊपर की तरफ गए होते हैं। और यहाँ पे देखें, दिस इज कॉल्ड बर्थ कैनाल विच इज कॉल्ड वेजाइना। इसको क्या कहते हैं? वेजाइना। अब इधर फोकस करें, ये जो डोम शेप पार्ट है इसको फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस। इसको हम बॉडी ऑफ द यूट्रस कहते हैं। ये क्या है? बॉडी ऑफ यूट्रस। एंड दिस इज कॉल्ड वेजाइना। ये क्या है? वेजाइना। अब सुन ले, वेजाइना इज दी बर्थ कैनाल। इसको क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल। अब इस वेजाइना से अगर द यूट्रस तक पहुंचना है तो इस बॉडी और वेजाइना के दरमियान यहाँ पे एक ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड सर्विक्स। इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? जो स्पर्म है वो बर्थ कैनाल से वेजाइना से एंटर होके सर्विक्स के जरिए कहाँ पे आती है? बॉडी में। और फिर बॉडी से ऊपर जाकर इस फेलोपियन ट्यूब में जाती है। किस में जाती है? फेलोपियन ट्यूब। अब सीक्यू सुन ले, यूट्रस के दोनों अतराफ जो ट्यूब होते हैं इसका नाम क्या है? फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब के आखिर में इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब इस फेलोपियन ट्यूब के इन साइड पे सीलिया होता है। क्या होता है? सीलिया। दिस इज कॉल्ड सीलिया। अब याद रखे यहाँ पे ओवरीज है। दिस कॉल्ड ओवरीज। नाम सुना है कि नहीं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरीज आर प्रेजेंट आउटसाइड फेलोपियन ट्यूब। क्लियर है कि नहीं? और ओवरीज का मेन काम किस चीज को रिलीज करना होता है? ओवम। दैट इज कॉल्ड ओवम, जिसको एग भी कहा जाता है। मतलब जो ओवम है फीमेल में हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और हर 14 अंदर एवरी 14 डे पे फीमेल ओवेलेट करती है और रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओवेलेशन। और इस ओवेलेशन के लिए हमारे पास जनाब एक हार्मोन की जरूरत होती है जिसको LH हार्मोन कहते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH हार्मोन हेल्प इन दी ओवेलेशन इन फीमेल। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, ये हर मंथ होता है कि नहीं? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है तो हर मंथ होता है। अब ये जो ओवम है ये जब ओवरी से निकले फिर ट्यूब में होता है कि ट्यूब से बाहर होता है? ट्यूब से बाहर होता है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इसको फिम्ब्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिय। ये जो फिम्ब्रिय है ये ओवम को पकड़ के ट्यूब के अंदर ले आती है। कहाँ पे ले आती है? ट्यूब के अंदर। अब सुन ले, अब ये जो ओवम है ये जब ट्यूब में अंदर आ जाती है इसको मिड में पहुंचाना है। कहाँ पे पहुंचाना है? मिडल। और इस मिडल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ओवम फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट तक पहुंचानी है? एम्पुला तक। अब ये ओवम जो है इसके साथ न टेल है, न फ्लैजेला है, न सीलिया है। अब जब तक फ्लैजेला या सीलिया ना हो तो वो मोटाइल हो सकती है? नहीं हो सकती। याद रखे फीमेल की जो ओवम है एग है दैट इज इमोटाइल। ये क्या होता है? इमोटाइल। लेकिन इसको तो यहाँ से यहाँ तक लाना है। अब ये खुद मूव नहीं कर सकती। अब इसको मूव करने के लिए कोई हेल्पर चाहिए कि नहीं? और वो हेल्पर इस फेलोपियन ट्यूब के इन साइड पे क्या होती है? सीलिया। ये सीलिया बीटिंग करती है, मूवमेंट करती है और ये ओवम को यहाँ से लेके किस पार्ट तक ले आती है? एम्पुला। और जब तक ओवम एम्पुला में ना आए तब तक प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो सकती। बात समझ गए कि नहीं? अगर स्पर्म सेल ओवम के साथ किस पार्ट के अलावा कहीं और पे मिल जाए? एम्पुला। अगर फीमेल प्रेग्नेंट होगी भी तो वो नॉर्मल होगी कि एबनॉर्मल? इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी तब होगी जब मेल स्पर्म फीमेल ओवम के साथ किस पार्ट में मिल जाए? एम्पुला में मिल जाए। आप समझ गए कि नहीं? तो इस एम्पुला के लिए ओवम की मोटिलिटी चाहिए कि नहीं? लेकिन ओवम खुद क्या है? इमोटाइल है। तो उसको मूव करने के लिए सीलिया का काम चाहिए कि नहीं? लेकिन कार्टाजिनर सिंड्रोम में किसकी मोटिलिटी खराब होती है? सीलिया। अब अगर इस फेलोपियन सीलिया काम ना करे, कैन द ओवम रीच टू एम्पुला? नो। जब ये ओवम एम्पुला में नहीं आएगी तो स्पर्म सेल की जो मीटिंग है वो आसान होगी कि मुश्किल? मुश्किल होगी। कैन दिस फीमेल फर्टाइल? नो। इसलिए फेलोपियन ट्यूब डिसमोटिलिटी की वजह से भी फीमेल में क्या हो सकती है? इनफर्टिलिटी हो सकती है। अब समझ गए कि नहीं? यहाँ से जनाब, यहाँ से स्पर्म सेल जाते हैं। स्पर्म सेल गोइंग इन असेंडिंग फैशन। किस फैशन में? असेंडिंग। ऊपर जा रही है। कहाँ पे? एम्पुला तक। तो स्पर्म को जब हम यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो इसके साथ फ्लैजेला होना चाहिए कि नहीं?
सीलिया होना चाहिए। अगर सीलिया या फ्लैजेला स्पर्म में भी काम ना करे, कैन दिस स्पर्म रीच द एम्पुला? नो। फिर भी मेल के अंदर भी स्पर्म डिसमोटिलिटी की वजह से क्या होता है? इनफर्टिलिटी हो सकती है। क्लियर है कि नहीं? अब आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा सुन ले। A patient came to you with a history of heaviness of the head, with a history of repeated cough and upper respiratory tract of infection. Paranasal X-ray show maxillary sinusitis, and investigation also show that there is permanent dilatation of the bronchus. And chest X-ray show that 2/3 of the heart lies on the right side. तो कितनी चीजें हो गई? 3। साइनोसाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये 3 चीजें अगर सिंगल पेशेंट में देखने को मिल जाए, दिस इज द क्लिनिकल हॉलमार्क ऑफ इट सिंड्रोम, कार्टाजिनर सिंड्रोम। कार्टाजिनर सिंड्रोम पेशेंट को जल्दी ट्रीट करना चाहिए, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना चाहिए। और ये किस प्रोटीन का मसला होता है? डायनिन आर्म प्रोटीन का मसला होता है। और ये बाई बर्थ मसला होता है। क्या होता है? बाई बर्थ। और जो मसला पैदाइशी होता है, बाई बर्थ होता है, उसकी रिकवरी कम होती है। क्या होती है? कम। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ करेंगे, उसको कब सिरप देंगे? नेजल ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए ज़ाइनोसिन नेजल स्प्रे देंगे। अगर हम सिम्टम पे काबू ना पाए और ये बंदा प्यूबर्टी में चला जाए, मतलब 13 साल में 14 साल में चला जाए, चाहे वो मेल होगा या फीमेल होगी, उसमें किस चीज का रिस्क होगा? इनफर्टिलिटी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू इन द लाइफ। अगर एक फीमेल है, वो आगे जनाब प्यूबर्टी में आती है और वो आफ्टर द मैरिज 10 साल 15 साल बाद वो कंसीव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी असीव नहीं करती, और बाद में पता चलता है कि यार आपको तो ये सिंड्रोम है, ये पूरी जिंदगी के लिए एक दर्द सर होगा कि नहीं। इनफर्टिलिटी इज अ बिग प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट याद रखें कि कार्टाजिनर सिंड्रोम जो है ये आगे जाकर प्रॉब्लम तो कराएगी, लेकिन बिग इशू क्या करा सकती है? इनफर्टिलिटी करा सकती है। समझ गए कि नहीं? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हेडिंग दे दे, what is meant by deep vein thrombosis. The next important topic in the respiratory system, that is called deep vein thrombosis. आवाज DVT, deep vein thrombosis, ठीक है, जिसको हम सिंपली कहते हैं DVT। बस बात है नहीं, देखिए नाम से पता चलता है थ्रोम्बोसिस का मतलब यह है क्लॉट फॉर्मेशन। मतलब थ्रोम्बस मीन क्लॉट। अगर वो क्लॉट वेन के अंदर बन जाए तो उसको क्या कहेंगे? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। यहाँ पे लिखे अ कंडीशन इन विच देयर इज abnormal clot formation in the deep vein of lower limb। ये स्पेशली कहाँ पे बनते हैं? लोअर लिम्ब। दैट इज कॉल्ड डीप वेन थ्रोम्बोसिस। देखिए आप लोग खुद थोड़ा सा सोचें, अगर हम खड़े हो जाते हैं स्टैंडिंग पोजीशन या सिटिंग पोजीशन में, तो सेंटर ऑफ द अर्थ वांट टू अट्रैक्ट एवरीथिंग, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी। मैं अगर इस तरह खड़ा होता हूँ स्टैंडिंग पोजीशन, तो ग्रेविटी की वजह से हर एक चीज नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी? नीचे। तो मेरी ब्लड की जो पुलिंग है वो भी नीचे जाएगी। अब याद रखना है, जितना ब्लड की पुलिंग नीचे ज्यादा होगी तो वहां पे थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। बात समझ गए क्या नहीं? तो वेन्स के अंदर अगर क्लॉट बन सकती है तो वो डीप वेन ऑफ दी कहाँ पे बन सकती है? लोअर लिम्ब। ये हम एनाटॉमी में मजीद भी क्लियर करवाएंगे कि डीप वेन में क्यों बनती है, इसके पीछे रीजन पढ़ेंगे। वेन्स 2 तरह के होते हैं, सुपरफिशियल वेन एंड डीप वेन। वो वेन जो स्किन के साथ नजदीक हो। किसके साथ? स्किन। हम स्किन के ऊपर ये ब्लूइश वेन देखते हैं कि नहीं, जिसमें हम IV लाइन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। वो वेन जो हम पल्पेट करें और स्किन के साथ नजदीक हो, उसका नाम सुपरफिशियल वेन होता है। लेकिन वो वेन जिसको हम ना देख सके और वो स्किन के नीचे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीप वेन कहते हैं। तो क्लॉट फॉर्मेशन हमेशा मेजॉरिटी इन द केसेस किस वेन में बनती है? डीप वेन में बनती है। क्लियर है? अब ये क्यों बनती है, वजह क्या है? तो लेके काजिस। काजिस क्या है? वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिसमें डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होंगे? नंबर 1 लेके द मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज कॉल्ड हाइपर। हाइपर का मतलब क्या है? इंक्रीज। ठीक है। कोएगुलेबल स्टेट, इसको क्या कहते हैं? हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। इसका मतलब ये है
कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका जो खून है उसमें कोआगुलेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आप एक बंदे से ब्लड सैंपल ले लें, दूसरे से भी ले लें, और इस ब्लड सैंपल को आप एक टेस्ट ट्यूब में डालें तो दोनों की ब्लड स्टेटस एक जैसी होती है कि डिफरेंट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा। इसको विस्कोसिटी कहते हैं, हाइपर विस्कोसिटी। जो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होगा उसके अंदर क्लॉट के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर एक ब्लड लेस विस्कस है, गाढ़ा कम है, तो उसकी फ्लो तेज होगी। लेकिन जो ब्लड ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है, तो उसकी फ्लो क्या होगी? हाँ जी, आप ऐसा करें, यहाँ पे पानी छोड़े और इस साइड से हनी छोड़े। हनी ज़्यादा गाढ़ा है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी कि कम होगी? कम। और पानी तो लेस विस्कस है तो वो ज़्यादा जगहों तक फैल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ गाढ़ा होता है उसकी फ्लो कम होती है, और जहाँ पे फ्लो कम होगा तो उसमें क्लॉट के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसको हाइपर कोएगुलेबल स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट लेके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इसका एग्जाम्पल लेके पॉलीसाइथीमिया। कौन सा एग्जाम्पल है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इंक्रीज आरबीसी लेवल। अब अगर आरबीसी लेवल किसी बंदे में ज़्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा, और हीमोग्लोबिन कैन मेक द ब्लड मोर विस्कस। वो ब्लड को क्या बनाता है, गाढ़ा बनाते हैं, तो उसमें क्लॉट के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेके इमोबिलिटी। कौन सी चीज़? इमोबिलिटी। हाँ जी, इसका मतलब ये है, इमोबिलिटी का मतलब ये है अगर एक बंदा है उसकी एक्सरसाइज नहीं है, वो एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठता रहता है, तो उसमें क्लॉट के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आप लोगों को पता है कि अगर एक जगह पे आप ज़्यादा बैठे रहे या स्टैंडिंग पोजीशन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड किधर पुल होगा, लोअर लिम्ब में, तो उसमें भी क्लॉट के चांसेस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वीक है पैरालाइज पेशेंट। किस पेशेंट के अंदर? पैरालाइज। और आप लोगों को पता है कि जो लोग पैरालाइज होते हैं, मतलब फालिज का अटैक का शिकार होते हैं, तो वो लोग खुद तो चल नहीं सकते, वो या व्हील चेयर पे रहते हैं या वो बेड पे रहते हैं, तो उस लोगों में भी क्लॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है, नेक्स्ट लिखे फ्रैक्चर। मतलब अगर एक बंदा है उसमें लोअर लिम्ब बोन की फ्रैक्चर हो जाए, तो लोअर लिम्ब की बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए, ये कौन सा बोन है? फीमर, और नीचे टीबिया बोन है। चाहे किसी भी हमें फ्रैक्चर हो जाए तो इंसान को 5 से 6 महीने फिर बेड पे रहना पड़ता है। तो अगर वो बेड पे ज़्यादा देर तक रहे तो उसमें भी क्लॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? तो दीज ऑल आर दी काजेस फॉर दी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आई लव टू मेंशन एंड द एग्जामिनर वांट टू आस्क, वो प्रेगनेंसी है। क्या है? प्रेगनेंसी। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल है और उसमें लोअर लिम्ब की स्वेलिंग आ जाए तो समझ जाइए कि उस फीमेल के अंदर क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्योंकि प्रेगनेंसी जो है ये फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी? प्रेगनेंसी ये फिजियोलॉजी है। प्रेगनेंसी तो एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें जनाब फीमेल कंसीव करती है और 9 मंथ्स के बाद वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है। क्लियर है कि नहीं? तो अलग बात है कि जेंडर मेल होगा या फीमेल होगी, लेकिन प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल। फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान चेंजेस आती है कि नहीं? बहुत सारी चेंजेस आती है। फीमेल की जो साइज है बॉडी की, वो शेप चेंज हो जाती है, और उसमें जो फ्लूइड लेवल है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा। वजह यह है कि प्रेगनेंसी में जब बच्चा यूट्रस में होता है तो हम कहते हैं कि देयर इज बॉडी विद इन द बॉडी, कि एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी है तो उसको भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं। तो प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल की हैबिट ऑफ ईटिंग, हैबिट ऑफ न्यूट्रिशन ये चेंज हो जाती है। वो फोलिक एसिड क्यों लेती है? क्योंकि जो फोलिक एसिड वो फूड में लेती है वो तो अपनी डिमांड पूरी कर रही है, जो एक्स्ट्रा ले रही है वो फीटस की डिमांड को भी पूरा करना चाहती है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर आप लोग देखें आगे प्रैक्टिस में गायनोकोलॉजी के अंदर, तो चेंजेस इन द बॉडी की वजह से फीमेल की जो लोअर लिम्ब है ये स्वेलअप हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेलअप, बिकॉज ऑफ फ्लूइड। और अगर उसमें अगर फीमेल, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि 8वें या 7वें महीने से प्रेग्नेंट फीमेल को थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वॉक। अगर वो वॉक ना करे, एक जगह पे बैठी रहे, तो फिर उसमें भी एक्सिस फ्लूइड की वजह से वेन के अंदर क्लॉट के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यार ये फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी? ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ये पैथोलॉजी है। ये सारी की सारी पैथोलॉजीज है, लेकिन एक फिजियोलॉजी बताए जिसमें भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, तो वो प्रेगनेंसी है। वो क्या है? प्रेगनेंसी है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लेके, दैट इज प्रेगनेंसी। याद रखें एमसीक्यूज में, आप घर में फॉर एग्जांपल रिलेटिव में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, आप उसको 7वें या 8वें महीने से बताएं कि 20 से लेके 30 मिनट तक आप थोड़ा बहुत वॉक किया करें। इसके पीछे रीजन ये है, एक तो जनाब उसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म होगी,
दूसरी बात यह है कि आप उसको इसलिए बात बता रहे कि यू वांट टू प्रिवेंट डीप वेन थ्रोम्बोसिस, आप किसको बचाना चाहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अब लेकिन इनमें से अगर किसी भी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो भी जाए तो लेकिन क्लिनिकल फीचर पेशेंट आएगी कैसे, उसकी क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन सी होगी, हाउ द पेशेंट प्रेजेंटेड इन द क्लिनिक। जिस वेन में क्लॉट बन जाए, अब वो वेन तो ब्लॉक हो गया, तो वेन अगर बंद हो जाए तो उससे वापस ब्लड आ सकेगा नहीं, तो ब्लड तो उस वेन तक रहेगा, तो वेन की स्वेलिंग होगी क्या नहीं, तो लेके स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड वेन, जिस वेन में क्लॉट होगा उस वेन की क्या होगी, कब स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड वेन, जिस वेन के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा उसकी स्वेलिंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर वेन अंदर से ब्लॉक हो जाए और आप उस वेन को टच करेंगे तो फिर पेशेंट को क्या होगा, पेन। ऐसा कंडीशन जिसमें पेन होता है पेशेंट को अनटच, दैट इज कॉल्ड टेंडरनेस, इसको क्या कहते हैं, टेंडरनेस। तो यहाँ पे लेके टेंडरनेस का मतलब पेन अनटच, पेशेंट को अगर आप टच करेंगे तो उसको उस जगह पे पेन होगा, दैट इज कॉल्ड ऑफ टेंडरनेस। नंबर 2, वो एरिया जनाब रेड नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड इरिथेमेटस, इसको क्या कहते हैं, इरिथेमेटस। अगर वेन में डीऑक्सी ब्लड है लेकिन उस वेन के इर्द गिर्द जो एरिया है वो क्या होगा, रेड होगा, एंड रेडनेस इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन। इरिथेमेटस का मतलब रेडनेस, इसका मतलब क्या होता है, रेडनेस होगा। दूसरी बात, अगर एक फीमेल के डीप वेन ब्लॉक है तो आया उस पर वो चल पाएगी, आया उस पर वॉक कर सकेगी, या आया उस पर वो दौड़ सकेगी, नहीं। हमारे लोअर लिम्ब का काम वॉक करना है, दौड़ना है, तो अगर डीप वेन ब्लॉक है तो आया वो वॉक कर सकेगी, नहीं। कैन दैट फीमेल और मेल दोनों अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के शिकार है तो आया वो लोअर लिम्ब से अपना काम निकाल सकेगी, नो। तो देखिए लॉस ऑफ फंक्शन, इसको क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस की क्लिनिकल फीचर हैं। अब यहाँ पे लिखे कि ट्रीटमेंट क्या है, आप लोग जनाब या यहाँ पे लेके ऑन एग्जामिनेशन, ओ स्टैंड फॉर ऑन एग्जामिनेशन, द वेन्स आर मोर प्रोमिनेंट, इसका मतलब ये है द वेन्स आर मोर प्रोमिनेंट। अगर वेन अंदर से ब्लॉक है तो वेन कंस्ट्रक्ट होगा क्या, डायलेट होगा, डायलेट, उसकी तो स्वेलिंग होगी। तो जब आप उसके पाँव में देखेंगे इस वेन एरिया को तो वहाँ पे वेन प्रोमिनेंट होगी क्या नहीं, तो जब वेन ब्लॉक होगा और उसकी स्वेलिंग होगी तो देखने पे वो वेन हमें क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा, क्लियर है। और इस प्रोमिनेंट वेन का मतलब ये अंदर से ब्लॉक है और उस पर्टिकुलर अफेक्टेड वेन की क्या हो चुकी है, स्वेलिंग हो चुकी है, बात समझ रहे हैं क्या नहीं। अब लेके इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हाउ यू कैन ट्रीट द पेशेंट। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ऐसे ड्रग्स देंगे जिससे थ्रोम्बस को हम खत्म कर सके, मतलब डीप वेन के अंदर क्या बना है, थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मीन क्लॉट बना है, तो ऐसे ड्रग्स है अवेलेबल मार्केट के अंदर जो वेन्स के अंदर थ्रोम्बस को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। द ड्रग्स आर कॉल्ड थ्रोम्बोलाइटिक्स, उसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो याद रखें मेडिसिन में कि दोज ड्रग्स विच कैन लाइज द थ्रोम्बस दे आर कॉल्ड ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स। हम थ्रोम्बस को काटेंगे, कैंची की तरह काटेंगे तो वेन अंदर से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जब वेन ओपन होगा तो फिर उसमें जो ब्लड फ्लो है वो ठीक हो जाएगी क्या नहीं। तो दोज ड्रग्स विच कैन ब्लॉक द थ्रोम्बस दे आर कॉल्ड ऑफ थ्रोम्बोलाइटिक्स। इसमें अगर किसी ने एग्जाम्पल लिखना है एग्जाम के लिए, द बेस्ट ड्रग इज कॉल्ड क्लोपिडोग्रेल। कौन सा ड्रग है, क्लोपिडोग्रेल। देखे ये जो क्लोपिडोग्रेल है ये हार्ट पेशेंट भी लेते हैं, कौन से, हार्ट पेशेंट। वजह यह है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी थ्रोम्बस बन सकता है कि नहीं, जिस वजह से एमआई हो सकती है, इंजाइना हो सकता है, तो हार्ट पेशेंट भी क्या यूज करते हैं, क्लोपिडोग्रेल। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेस, क्या लगाते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एक बात याद रखें जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोक का नाम सुना है कि नहीं, स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब यह है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। अगर ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम पड़ जाए जिसकी वजह से फालेज अटैक के चांसेस हो सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोक कह सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। स्ट्रोक के दो टाइप है, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हीमोरेजिक स्ट्रोक। कुछ लोग कहते हैं यार इस बंदे को ब्रेन हीमरेज हुआ है, इसका मतलब कि ब्रेन के अंदर जो शरियान है या विसल है वो फट चुका है, रप्चर हो चुका है, उसको ब्रेन हीमरेज कहते हैं। अगर ब्रेन विसल रप्चर की वजह से स्ट्रोक हो जाए तो उसका नाम क्या है, हीमोरेजिक स्ट्रोक है। और ये उन लोगों में होता है जिसकी बीपी हद से क्या होती है, ज्यादा। तो हाइपरटेंशन कैन कॉज हीमोरेजिक स्ट्रोक इन द बॉडी, क्लियर है। लेकिन जो लोग फैटी होते हैं, मतलब जिसका लिपिड लेवल ज्यादा होता है, ओबेसिटी का नाम सुना है कि नहीं, जो लोग बहुत ज्यादा फैटी होते हैं
उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, ज़्यादा। वो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जाके ब्रेन के छोटे छोटे वेसल को ब्लॉक करते हैं और उसमें वो थ्रोम्बोसिस कराते हैं। क्या करते हैं, थ्रोम्बोसिस। एनीवेयर अगर क्लॉट बन जाए वेन में तो उसको थ्रोम्बोसिस कहेंगे। अगर क्लॉट ब्रेन के वेसल में बन जाए और ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या करे, कम करे, तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई इज कॉल्ड इस्कीमिया। इसको क्या कहते हैं, इस्कीमिया। तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। कौन सा स्ट्रोक, इस्केमिक। पाकिस्तान में 100 में से 90% लोगों में इस्केमिक स्ट्रोक होता है और 10% लोगों में हीमोरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक स्ट्रोक में अगर पेशेंट ले आए, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे और एक बंदा घर से ले आए और इसकी फालिज के अटैक में ये जो माउथ है ये टेढ़ी हो जाती है कि नहीं, ये माउथ टेढ़ी हो जाती है, बंदा अपने हाथ को क्या करना है, सबक, हाथ को उठा नहीं सकता, हाथ को उठा नहीं सकता। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि फॉर एग्जाम्पल ये फास्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, फास्ट। सबसे पहले जो फालिज का पेशेंट होता है उसकी चेंजेस फेस में आती है। किस में आती है, फेस। इसका जो मुंह है ये टेढ़ी हो जाती है। एफ स्टैंड फॉर फेशियल चेंजेस। एफ का मतलब क्या है, फेशियल चेंजेस। फिर ए का मतलब है आर्म मूवमेंट। आप इसको बताएं कि अपने हाथ को हिलाए या अपने हाथ को ऊपर करे, उसमें इतना दम नहीं होगा कि आप उस हाथ को क्या कर सके, उठा सके। इफ द पेशेंट इज पैरालाइज कैन दैट पेशेंट मूव द आर्म, नो। तो ए स्टैंड फॉर आर्म वीकनेस। इसका मतलब क्या है, आर्म वीकनेस। उस बंदे की जो बातें हैं वो फिर क्लियर होगी कि अनक्लियर, अनक्लियर। जो पैरालाइज बंदा होता है उसकी बातें आपको समझनी पड़ती है, वो सही तरीके से बोल नहीं सकता। एस स्टैंड फॉर स्लर्ड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, स्लर्ड स्पीच। एफ स्टैंड फॉर फेशियल चेंजेस, ए फॉर आर्म वीकनेस और एस फॉर स्लर्ड स्पीच। ये तीन बातें जब भी किसी पेशेंट में देखने को मिल जाए, घर में भी, रात के वक्त में भी, तो टी मीन इट इज टाइम फॉर टू कॉल एम्बुलेंस एंड रीच द पेशेंट एज सुन एज पॉसिबल टू द हॉस्पिटल। क्लियर है कि नहीं, अदरवाइज दिस पेशेंट विल डू कॉम्प्लिकेशन। अगर ये तीन चीजें आप इग्नोर करें, पेशेंट किसी और जगह जा सकता है, कॉम्प्लिकेशन। तो टी टाइम टू कॉल एम्बुलेंस, फिर एम्बुलेंस को कॉल करे क्योंकि इस पेशेंट में स्ट्रोक के चांसेस है। कैसे पता चलेगा कि स्ट्रोक है कि नहीं, वी विल डू सीटी स्कैन। हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन, और सीटी स्कैन बताएगी कि स्ट्रोक है कि नहीं है। एक बात याद रखें, अगर पेशेंट की बीपी नॉर्मल है और उस पर साइंस ऑफ स्ट्रोक आ चुके हैं लेकिन उसमें अब तक 3 घंटे नहीं गुजरे हैं, कितने, 3 घंटे, तो ये हीमोरेजिक स्ट्रोक है कि इस्केमिक है, इस्केमिक। द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इस्केमिक स्ट्रोक पेशेंट विद इन हाउ मेनी आवर्स, 3 आवर्स। आंसर इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। एमसीक्यूज आता है। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है ये 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप पेशेंट को शॉट में लगाए इंजेक्शन में, तो इंसान की जो ब्रेन वेसल है उसमें जो क्लॉट है ये उसको तोड़ देगा एंड द पेशेंट स्ट्रोक चांसेस विल बी रिकवर। आपने देखा होगा कि बादों का फालिज अटैक होता है, इंसान 2-3 दिन बहुत खराब होता है, कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है। स्ट्रोक अगर हम जल्दी ठीक करें इट में बी रिवर्सेबल। ये क्या हो सकता है, रिवर्सेबल। अगर ठीक ना करे इट में बी इरिवर्सेबल। व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इस्केमिक स्ट्रोक विद इन 3 आवर्स, आंसर इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। और स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन इज आल्सो गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्लियर है। इसमें एक और ड्रग भी देते हैं दैट इज कॉल्ड हेपरीन। ये नाम सुना है क्या, नहीं। हेपरीन इज एंटी कोआगुलेंट। ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट। ये ड्रग भी देते हैं ताकि कोआगुलेशन ना हो, और अगर कोआगुलेशन होगी तो थ्रोम्बोसिस के चांसेस भी ज्यादा होंगे। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखें। आखिर में लेके एमसीक्यूज में, हाँ जी, एमसीक्यूज याद रखें। विच एंटी कोआगुलेंट, यार इसमें जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रोफेसर होते हैं, एनएबी एग्जाम या एनएलई स्टेप 1 में क्वेश्चन बार बार आता है कि विच एंटी कोआगुलेंट इज कंट्रा इंडिकेट। कंट्रा इंडिकेट का मतलब कि हम नहीं दे सकते। कंट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रेगनेंसी में होता है कि नहीं। अगर एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, एग्जाम में बताया होगा 24 वीक प्रेगनेंसी, 20 वीक प्रेगनेंसी, और पेशेंट को फिर लोअर लिम्ब की स्वेलिंग है, तो प्रेगनेंसी में अगर फीमेल के अंदर क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो हम एक ड्रग नहीं दे सकते। अगर कि वो थ्रोम्बस खत्म कर सकती है लेकिन वो ड्रग प्रेगनेंसी के लिए क्या है, कंट्रा इंडिकेट है, वो खतरनाक है। वाई, क्योंकि वो ड्रग माँ से प्लेसेंटा क्रॉस करके किसको टॉक्सिसिटी करा सकता है, फीटस को। उस ड्रग का नाम है वारफरीन। क्या है, वारफरीन। ये नाम सुना है क्या, नहीं। तो वारफरीन इज अ एंटी कोआगुलेंट विच इज हाईली कंट्रा इंडिकेट इन प्रेगनेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेफ एंटी कोआगुलेंट
इन प्रेगनेंसी, दैट इज हेपरीन। वो क्या है? हेपरीन है। लेकिन वो ड्रग जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती वो क्या है? वो वारफरीन है। क्लियर है? और आखिर में लास्ट एक एमसीक्यूज ऐड करें कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर, हाँ जी, डीबीटी स्टैंड फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। शाबाश। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये अपर लिम्ब में ज्यादा होता है कि लोअर लिम्ब? लोअर लिम्ब में। अब देखें, आप लोगों ने कुछ नहीं देखना, थोड़ा सा आप लोग माइंड बना के, एनाटॉमी हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन एक चीज जहन में याद रखें, यहाँ पे कौन सा बोन है? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी फीमर है। क्या है? फीमर। फीमर के साथ जो वेन आता है उसका नाम फीमोरल वेन है। क्या है? फीमोरल वेन। ये कौन सा ज्वाइंट है? नी ज्वाइंट। ये क्या है? नी ज्वाइंट। इसके पीछे जाके देखे तो एक केविटी है कि नहीं? इस केविटी को, डिप्रेस्ड एरिया को पोप्लिटियल फोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पोप्लिटियल फोसा। उसके अंदर वेन को पोप्लिटियल वेन कहेंगे। बात समझ गए कि नहीं? फिर नेक्स्ट आते हैं, ये कौन सी बोन है? क्या बात? टीबिया। क्या है? टीबिया। इसके साथ टीबियल वेन होता है। फिर इसके नीचे एक बोन होता है फिबुला, उसके साथ फिबुलर वेन होता है। तो जो वेन जिस बोन के साथ जाएगा उसको वही नाम देंगे। तो व्हाट आर द वेन्स इन द लोअर लिम्ब? फीमोरल वेन, पोप्लिटियल वेन, टीबियल वेन, फिबुलर वेन, ये सारे के सारे वेन है। लेकिन इनमें से फिर वो वेन बताए जिसमें ज्यादातर चांस किस चीज की होती है? थ्रोम्बोसिस। वो नी ज्वाइंट के पीछे जो वेन होता है डीप साइड, उसमें ज्यादा, उसका नाम है पोप्लिटियल वेन। कौन सा नाम है? पोप्लिटियल वेन। तो यहाँ पे हम सिक्यूज याद रखें कि द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डीवीटी दैट इज नोन एज पोप्लिटियल वेन। और आखिर में लेके कॉम्प्लिकेशन, अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम सीख ना करें और पेशेंट को हम इग्नोर करें तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन? आगे क्या हो सकता है? आगे जनाब नंबर 1 नर्व इंजरी। क्या हो सकती है? नर्व इंजरी। द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन दैट इज नर्व इंजरी। अब देखें, नर्व इंजरी से मुराद ये है कि अगर एक वेन है वो ब्लॉक है तो वेन डायलेट होगा कि कंस्ट्रक्ट होगा? डायलेट। उस वेन के साथ अगर कोई नर्व जाएगी तो वो साइड पे जाकर कंप्रेस हो सकती है कि नहीं? दैट विल लीड टू नर्व इंजरी। नर्व इंजरी कैसे होती है? बिकॉज ऑफ कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ द स्वेलन वेन। जो वेन स्वेलिंग हो चुकी है वो वेन अगर बाहर की तरफ निकले तो अपने साथ नियर बाई नर्व को कंप्रेस कर सकती है कि नहीं? तो दैट कैन कॉज नर्व इंजरी। और नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट जो एग्जामिनर पूछते हैं दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या हो सकती है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दिस वेरी इंपॉर्टेंट वन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? याद रखें, अगर एक पेशेंट है, सुन ले, मैं यहाँ पे एक क्लू लिखता हूँ, पीटी स्टैंड फॉर पेशेंट हैविंग डीबीटी। पहले से उसको क्या है? डीबीटी नाउ प्रेजेंट विद। अब डीबीटी में था, नाउ प्रेजेंट विद। शाबाश। पेशेंट को हुआ है नंबर 1 डिस्पनिया। क्या हुआ है? डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब सांस लेने में दुश्वारी, दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नंबर 3 लेके जनाब कफ। पेशेंट पे क्या लगा है? कफ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चेस्ट टाइटनेस। क्या हुआ है? चेस्ट टाइटनेस। याद रखें, these 4 are called respiratory problem। ये क्या है? सांस लेने से मसला है ना, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। पहले से पेशेंट को क्या था? शाबाश। पहले से पेशेंट को 2 महीनों से 3 महीनों से डीप वेन थ्रोम्बोसिस था। अगर उस पेशेंट में ऑन द टॉप ऑफ दैट सुबह सवेरे रात से जो भी टाइम है सडनली प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेशन आ जाए, सांस लेने वाला मसला, इसका मतलब कि वहां से एक पीस डिटेच हुआ है थ्रोम्बस से और वो जाकर पल्मोनरी वेसल को ब्लॉक कर चुका है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस आंसर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, अब देखें यहाँ पे पॉइंट याद रखें, ये जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है ये कौन से वेन के अंदर ज्यादा होता है? शाबाश, पोप्लिटियल वेन। अब पोप्लिटियल वेन तो नी ज्वाइंट के पीछे होता है। अब सुन ले, इसमें ये क्लाट है, सुन ले, ये क्लाट है और इस क्लाट को हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे? थ्रोम्बस। अब नेक्स्ट सवाल ये पूछना है कि सर ये क्लाट बना किस चीज से है? ये कोलेस्ट्रॉल भी हो सकती है, ये फैट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर ये वेसल को ब्लॉक करे, किस वेन को? पोप्लिटियल। तो ये डीवीटी है कि नहीं? अब सुन ले, यहाँ से जो ब्लड है वो तो आगे जाना चाहती है, लेकिन इसने ब्लड की फ्लो को ब्लॉक किया है। अब ब्लड का फ्लो यहाँ पे क्या है? कम या ज्यादा? कम। लेकिन यहाँ पे ब्लड क्या होगा?
ज्यादा, यहाँ पे ब्लड आ रही है लेकिन आगे जा नहीं रही, तो इस क्लाट के पीछे ब्लड की वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। अब ये ज्यादा वॉल्यूम इस क्लाट पे प्रेशर लगाएगी क्या, नहीं। अब चांस ये है कि जब ये ज्यादा प्रेशर लगाए तो इससे एक पीस क्या कर सकता है, डिटेच। अगर इस थ्रोम्बस से हम एक पीस क्या करें, डिटेच, तो डिटेच पीस ऑफ थ्रोम्बस इज कॉल्ड एम्बुलस। इसको क्या कहते हैं, एम्बुलस। और ये एम्बुलस अगर ब्लड में फिर जाए तो उसको एम्बुलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्बुलिज्म। अब इस क्लाट से ये पीस जो है ये पहले से था या थ्रोम्बस से आया है, हाँ, ये पीस जो है ये पहले से था या थ्रोम्बस से आया है, थ्रोम्बस से आया है। और आया क्यों है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बढ़ गया है। अब सुन लें, ये जो एम्बुलस है ये किस वेन में बना है, पोप्लिटियल। अब सुन ले, पोप्लिटियल वेन से ऊपर ये फीमोरल वेन में जाएगा, किसमें, फीमोरल वेन। फीमोरल वेन से ऊपर इंफीरियर वीना केवा में जाएगा, किस में जाएगा, इंफीरियर वीना केवा। और इंफीरियर वीना केवा उसको राइट एट्रियम में देगा, कहाँ पे, राइट एट्रियम। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेसल में जाएगा। और ये छोटा सा एम्बुलेंस अगर किस वेसल को ब्लॉक करे, पल्मोनरी वेसल, जो लंग्स को ब्लड देती है, उस कंडीशन को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। तो अगर ये लंग्स को ब्लड सप्लाई कम करे तो सांस लेने में दुश्वारी होगी कि नहीं, दैट इज कॉल्ड डिस्पनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ लगेगी। तो अगर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डीप वेन थ्रोम्बोसिस पेशेंट में आ जाए, इसका मतलब यहाँ से पीस डिटेच हुआ था और ये जाकर किसको ब्लड सप्लाई कम कर चुके हैं, लंग्स को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। क्लियर है, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। अ गुड स्टूडेंट शुड नो दिस, दैट इज कॉल्ड सेडल एम्बुलेंस। इसका नाम क्या है, सेडल। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से एक पीस डिटेच हो जाए, सुन ले, और वो पीस बहुत छोटी हो और वो लंग्स को ब्लड सप्लाई कम करे लेकिन बंदा सरवाइव करे, जिंदा है, तो उसका नाम क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। लेकिन अगर यहाँ से पीस डिटेच हो जाए प्रेशर से और उसका साइज क्या हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, और वो लंग्स को ब्लड सप्लाई टोटली ब्लॉक करे, जिसकी वजह से बंदे की डेथ विद इन 1 आवर हो जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर अगर इंसान मर जाए, किस एम्बोलिज्म की वजह से, पल्मोनरी, उस केस में जो एम्बुलेंस होगा उसका साइज बड़ा होगा कि छोटा। तो ऐसा बड़े साइज का एम्बुलेंस जो डीप वेन से जुदा हुआ है और इसने दोनों लंग्स को ब्लड सप्लाई टोटली क्या किया है, ब्लॉक, और इससे पेशेंट विद इन 1 आवर एक्सपायर हो जाता है, उसको सेडल एम्बुलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडल एम्बुलेंस। तो सेडल एम्बुलेंस इज अ डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। समझ गए कि नहीं, ये मेन पॉइंट। तो सेडल एम्बुलेंस कैन मेक द पेशेंट सेड, ये सेड कराता है क्योंकि ये पेशेंट की डेथ कराता है कितने घंटे के अंदर अंदर, 1 आवर के अंदर अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यूएस असेंबली प्लान में स्वेलिंग है, पेन है, टेंडरनेस है, और वो उस वजह से चल नहीं सकती। द पेशेंट डायग्नोज फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। लेकिन सेम पेशेंट 1 महीना पहले आई थी, उसको हमने ट्रीटमेंट दी थी लेकिन वो ट्रीटमेंट को इग्नोर कर चुकी थी, उसने नहीं ली। और अभी जनाब पेशेंट जनाब कंप्लेंट के साथ आई है, सडन ऑनसेट चेस्ट टाइटनेस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। लेकिन इमरजेंसी आने के बाद जब भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो हम टाइम ऑफ अराइवल लिखते हैं कि नहीं, हम लिखते हैं कि ये पेशेंट किस टाइम आया है। और अगर वो 11 बजे आई थी और वो 11:30 पे एक्सपायर हो जाती है, इसका मतलब कि डीप वेन से जो एम्बुलेंस डिटेच हुआ था उसका साइज क्या था, बड़ा था, और उसने जाकर दोनों लंग्स की ब्लड सप्लाई क्या की थी, क्लॉग। तो दैट पेशेंट इज डाइड फ्रॉम विच एम्बुलेंस, सेडल एम्बुलेंस। इसका मतलब यह है, ठीक है ना। फिर सेडल एम्बुलेंस इसलिए कहते हैं कि जो हमारे घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, 60+, 70+, जो वो लोग होते हैं जो पैरालाइज होते हैं, इन सब लोगों के अंदर किस चीज के चांसेस होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसलिए कहते हैं उनके साथ बैठा करे और इसके पाँव को दबाए, जेंटल मसाज किया करे। इस मसाज का मतलब यह है, दबाने का मतलब कि अगर वेन में कहीं पे एम्बुलेंस है भी, ताकि वो क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए और वो बड़ा ना हो जाए, ऐसा ना हो कि उसको मसला कराए। क्लियर है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लेके अनदर, दैट इज, हाँ जी टाइम हो गया है कि नहीं, चले जी ब्रेक करे शाबाश। समझ गए कि नहीं,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रात को 8 बजे इंशाल्लाह जीआईटी के जो टॉपिक्स है उसमें इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, ठीक है। 10 मिनट ब्रेक।